Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and good evening. I hope everyone is fine today. As everybody knows, through the platform of Wakalat Online, we have started a series of webinars. So keep in touch for upcoming sessions to stay informed and engaged with the latest developments in legal landscape. Now time to turn our attention to the topic and overview of harassment law and procedure. This topic is of great importance as we will discuss the legal framework, key principles, and procedural aspects that shape how harassment cases are addressed and resolved. To lead us through this essential discussion, it's my pleasure to call our speaker, Mr. Daniel Shokur, who will share his expertise and guide us in unpacking the complexities of harassment law. Without further delay, over to you, Mr. Daniel. Thank you so much, Malaika. This is a webinar series organized by वकालत ऑनलाइन. आपको पता है पिछले वीक के अंदर काफ़ी एक एजिटेशन रही है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एलिज्ड रेप और हरासमेंट के केसेस अमूमी तौर पर होते हैं. उसके लिए अवेयरनेस के लिए और वैसे भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट ऑफ लॉ के ऊपर अवेयरनेस के लिए ये एक वेबिनार सीरीज़ जो हमने अरेंज की है. पहला इसका जो है वेबिनार जो है सेशन वो हरासमेंट लॉज के ऊपर है जो पाकिस्तान के अंदर है. तो विदाउट फर्दर अडू मैं जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ. तमाम को मेरी ये स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ठीक हो गया. आईने पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल है 14(1), आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 1. आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 1 सेज डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल. जो हमारा आज का टॉपिक है हरासमेंट का वो डायरेक्टली रिलेटेड है डिग्निटी ऑफ मैन और प्राइवेसी के साथ. किस तरीके से? अब जो आइन का आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 1 है उसने दो बातें की हैं. पहली चीज डिग्निटी ऑफ मैन के हवाले से, दूसरी प्राइवेसी ऑफ होम के हवाले से. नाउ व्हाट इज डिग्निटी ऑफ मैन? हर इंसान जो है वो इनहेरेंट डिग्निटी रखता है और जो ये डिग्निटी है इंसान की ये एब्सोल्यूट है. ये कोई भी कानून के जरिए नहीं ले सकता, किसी और के जरिए नहीं ले सकता, कोई रेगुलेशन नहीं बना सकता जिसके जरिए जो है ह्यूमन डिग्निटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए. अब जो आइन के अंदर वर्ड यूज हुआ हुआ है डिग्निटी ऑफ मैन, तो क्या डिग्निटी ऑफ मैन से मुराद डिग्निटी ऑफ मैन नहीं है, वुमेन इंक्लूड नहीं है? तो इसके लिए जो है आइन के अंदर ही प्रोविजन है आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 1 दैट सेज के वर्ड इंपोर्टिंग द मैस्कुलाइन जेंडर शैल बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स. और यही फिर जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर भी गिवन है कि जहां जहां मेल मैस्कुलिन जेंडर के हवाले से कोई वर्ड आता है तो उसका मतलब जो है वो फीमेल के ऊपर भी अप्लाई होगा. इससे बढ़कर एक कदम बढ़कर जो है जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसका आर्टिकल 1 कहता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स. तो इसने जो है इनकैप्सुलेट कर दिया तमाम ह्यूमन बीइंग को, तमाम इंसानियत को डिग्निटी के मामले के अंदर और राइट्स के मामले के अंदर. जो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो डिग्निटी ऑफ मैन है दैट इज इनवायलेबल और ये नॉन डेरोगेबल है. ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक रिसेंट जजमेंट के अंदर पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 783 के अंदर की है. अगर हम इस पूरे टेक्स्ट को देखें आइन के, इसमें लिखा हुआ है डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू द लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल. डिग्निटी ऑफ मैन एक अलहदी चीज है, फिर इसके बाद प्राइवेसी ऑफ होम है. डिग्निटी ऑफ मैन के साथ सब्जेक्ट टू द लॉ नहीं लिखा हुआ, जबकि प्राइवेसी ऑफ होम के साथ सब्जेक्ट टू द लॉ लिखा हुआ है. अब जो सब्जेक्ट टू द लॉ का मतलब है कि कानून बनाकर हम डिग्निटी ऑफ मैन को जो है वो किसी तरीके से लिमिट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, जबकि प्राइवेसी ऑफ होम को कानून के जरिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है. तो इस चीज को मद्देनजर रखना है. दूसरी चीज जो आइन के अंदर लिखी हुई है 14 सब आर्टिकल 1 के अंदर ही वो प्राइवेसी है. प्राइवेसी की सिंपल डेफिनेशन जो है वो यही है कि समवन्स चॉइस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंटेंट रिलेटेड टू देमसेल्फ. मेरी प्राइवेसी मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मैंने अपना कौन सा कंटेंट अपने मुतालिक वो पब्लिक करना है और प्राइवेट रखना है. तो प्राइवेसी सब्जेक्टिव इन नेचर है. जनरली जो है अगर इसको ब्रॉडरली देखा जाए तो 4 किस्म की प्राइवेसी जो है उसको हम टाइप्स के अंदर बाइफरकेट कर सकते हैं. पहली चीज जो है वो टेरिटोरियल प्राइवेसी है जिसका आर्टिकल 14 के अंदर जिक्र है. टेरिटोरियल प्राइवेसी के अंदर जो है आपके घर आ जाता है, आपकी जमीन है उसके हवाले से आ जाता है. दूसरी प्राइवेसी जो है वो बॉडीली प्राइवेसी है. बॉडीली प्राइवेसी जो है वो आपका फिजिकल बीइंग है.
ठीक है। इसके हवाले से जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक जजमेंट दी है जो कि 2021 PCRL जे 205 के अंदर है। इसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक ने जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है वो और उसकी प्राइवेसी दोनों का इम्तिजाज इसमें बयान किया है। सेकेंडली, इसके अंदर सीडा कन्वेंशन जो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडा कन्वेंशन है, UDHR है, बाकी इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स है, उनका हवाला दिया है। और यूके की जितनी जुरिस्प्रूडेंस है, इंडिया के अंदर जो जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई है रिलेटेड टू बॉडीली प्राइवेसी, वो उन्होंने डिस्कस किया है। और उसके बयान कर जस्टिस आयशा मलिक ने जो है एक जजमेंट दिया जिसके अंदर उन्होंने जो रेप के विक्टिम्स होती थी खवातीन, उनका एक पहले जो है टेस्ट किया जाता था वर्जिनिटी चेक करने के लिए, 2 फिंगर टेस्ट उसको कहते थे, उस पर बैन लगाया। इसमें बेसिकली देखा जाता था कि खातून का हाइमन रप्चर है या नहीं है, इसको जो है देखा जाता था जिसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी। तो जस्टिस आयशा मलिक ने, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, पहले लाहौर हाई कोर्ट की थी, उस वक्त की ये जजमेंट है, तो उन्होंने जो प्राइवेसी है उसको अपहेल्ड किया। तीसरी जो प्राइवेसी की किस्म है दैट इज कम्युनिकेशनल प्राइवेसी। अब व्हाट इज कम्युनिकेशनल प्राइवेसी, इसके अंदर आपकी तमाम चीजें आ जाती हैं, लेटर्स जो आप करते हैं, कॉल हो गई, जो आप बात करते हैं, मैसेज करते हैं, ये तमाम चीजें जो है ये आपकी कम्युनिकेशनल जो प्राइवेसी है उसमें आ जाता है। इस पे जो एक लीडिंग जजमेंट है ये PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 388, ये बेसिकली बेनजीर भुट्टो साहिबा के केस है, बेनजीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। जब 1997 के अंदर मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट आई, तो उसमें जो है जो अपोजिशन थी उसको कंट्रोल करने के लिए उनकी फोन टैपिंग की गई। तो इसके ऊपर जो है जस्टिस जो ये बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, उन्होंने ये रेट पिटिशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज करते हुए फोन टैपिंग वगैरह को जो है बैन किया उनको, उसको। और डिफेंस ये लिया गया मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से कि ये हम सर्विलेंस के लिए कर रहे हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग ये दी कि सर्विलेंस के लिए रेगुलेशंस आप बनाएं, इस तरीके से फोन टैपिंग अपोजिशन के लिए ये करना मुनासिब नहीं है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने जो कम्युनिकेशन की प्राइवेसी है उसको अपहेल्ड किया। चौथी किस्म की जो प्राइवेसी है दैट इज रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। अब जो ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन है जो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह या अपनी दूसरी सोशल मीडिया की साइट्स पे लगाते हैं, तो इसकी भी जो है हर फर्द की प्राइवेसी है, इसको ब्रीच नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो पीका कानून है, पीका कानून के अंदर मुख्तलिफ शिकें मौजूद हैं, जिसके अंदर किसी की इन्फॉर्मेशन या डाटा को एक्सेस करना अलहदा जुर्म है, उसके साथ छेड़छाड़ करना अलहदा जुर्म है, उसको कॉपी करना अलहदा जुर्म है। सेक्शन 21 जो है पीका का दैट इज रिलेटिंग टू साइबर स्टॉकिंग। और इसके अलावा दीगर जो प्रोविजन है पीका की, वो हेरासमेंट से भी डील करती हैं, और कॉन्टैक्ट, अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट वगैरह, या किसी की फोटो वीडियो वगैरह इंटरनेट पर शेयर करना, इन तमाम को डील करती है। अब ये जो चारों टाइप्स है ना प्राइवेसी की, दीज ऑल डील्स विद दी हेरासमेंट, के इन तमाम की ब्रीच जो है वो हेरासमेंट होगी। जो पाकिस्तान के अंदर लीगल फ्रेमवर्क है हेरासमेंट से रिलेटेड, उसमें बेसिकली तो हम आज जो है ये द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 डिस्कस करेंगे, और इसको करस्पॉन्ड ये 2022 की जो अमेंडमेंट है ये करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी हेरासमेंट से डील करने के मैकेनिज्म मौजूद हैं, जो कि FIA के अंदर कंप्लेन की जा सकती है। पीका के कवानीन के तहत जो है जो कंप्लेन होगी वो FIA के अंदर, अब तो पुलिस वालों में पुलिस स्टेशन पे भी जाके की जा सकती है कंप्लेन, अगर पीका के तहत कर रहे हैं 2023 की नई अमेंडमेंट्स के जरिए। इसके अलावा FIR भी हो सकती है 509 के अंदर। FIA का जो मेन जो है वो बेसिकली साइबर क्राइम विंग जो है ना FIA ने बनाया हुआ है, तो FIA के पास आप साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है वो अगर हरासमेंट हो रही है, तो साइबर हरासमेंट, तो उस सिलसिले में आप जा सकते हैं। हम जो आज डिस्कस करेंगे बेसिकली वो द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 डिस्कस करेंगे, और इसकी जो अमेंडमेंट्स हैं लेटेस्ट वो डिस्कस करेंगे। ये तमाम लीगल स्ट्रक्चर है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, ताकि ये कानून जो है वो आपको समझ आ सके। आज हम इस कानून का जो है वो एक किस्म का पोस्टमार्टम करेंगे। पहली चीज़ के कानून के अंदर जो है एक प्रिंसिपल है यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज है अक्रॉस द ग्लोब, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी सेज कि देयर इज नो क्राइम विदाउट लॉ एंड देयर इज नो पनिशमेंट विदाउट क्राइम, कि जब भी कोई क्राइम होगा तो उसके पीछे कोई कानून मौजूद होना चाहिए जो उस क्राइम की प्रोहिबिट कर रहा हो।
तो उसके लिए जो है ना हमें जानना ये ज़रूरी है कि अगर हरासमेंट क्राइम है तो हरासमेंट को जानना ज़रूरी है कि हरासमेंट है क्या। अगर तो हरासमेंट है तो फिर वो कानून के मुताबिक हरासमेंट है या नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो जो हरासमेंट की डेफिनेशन है सेक्शन 2H के अंदर जो गिवन है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है अभी ऐड हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक 5 पॉइंट्स हैं वो मैंने इसको सेग्रीगेट किया है। पहली चीज़ इसके अंदर है एनी अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस या रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, ये एक हरासमेंट है। किसी भी किस्म का सेक्सुअल एडवांस या कोई अगर सेक्सुअल फेवर डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो ये हरासमेंट में आएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सवाल करने वाले जो है वो करेंगे लाजमन कि फ्लर्टिंग और हरासमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों चीज़ें ही आम हैं। फ्लर्टिंग जो है और हरासमेंट के अंदर ये वर्ड जो अनवेलकम है ना, इसका डिफरेंस है। अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस जहाँ भी होगा वो हरासमेंट होगी। दूसरी जो इसी हरासमेंट की डेफिनेशन में है, और अदर वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन और फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ये भी क्या है, हरासमेंट है। कोई ज़बान से कोई बात कर दी या फिर कोई लिख कर कोई पैगाम पहुंचा दिया, इसके अंदर तमाम जो है ये चैट वगैरह आ जाती है, खतूत वगैरह आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। और फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, अब फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर से क्या मुराद है। एक ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को अपने दफ्तर के अंदर गैर ज़रूरी तौर पर बिठा के रखता है, ठीक है, तो ये भी जो है हरासमेंट है, फिजिकल कंडक्ट है उसका, ये भी हरासमेंट लॉ के अंडर कवर है। अच्छा, इसके अलावा सेक्सुअली डिमीनिंग एटीट्यूड काजिंग इंटरफेरेंस विद वर्क परफॉर्मेंस, ये भी हरासमेंट के अंदर आता है। सेक्सुअली डिमीनिंग एटीट्यूड अगर टुवर्ड अदर पर्सन, ये जो है हरासमेंट के अंदर है। इसके अंदर जो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी काफ़ी हद तक कवर हो जाती है, लेकिन अब जो है वो 2022 की अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे आगे। तो जो सेक्सुअली डिमीनिंग एटीट्यूड है, उसके अलावा भी जो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को जो है रियलाइज किया, हरासमेंट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया। चौथी चीज़ इसके अंदर हरासमेंट के अंदर कि क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग हॉस्टाइल और ऑफेंसिंग वर्क इन्वायरमेंट, ये भी जो है हरासमेंट के अंदर आ जाता है कि अगर किसी ऑफिस के अंदर कोई काम कर रहा है या किसी वर्क प्लेस पे कोई काम कर रहा है, उसके लिए वो जो माहौल है वो हॉस्टाइल बना दिया जाए, तो ये भी हरासमेंट होगी। पांचवी चीज जो इसी डेफिनेशन के अंदर है, दैट इज द अटेम्प्ट टू पनिश द कंप्लेनेंट फॉर रिफ्यूजल टू कंप्लाई टू सच ए रिक्वेस्ट और इज मेड और कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। किसी ने सेक्सुअल फेवर रिक्वेस्ट की, ठीक है, और जो विक्टिम था हरासमेंट का उसने इनकार कर दिया। अब उस इनकार के रिफ्यूजल को रिटेलिएट करने के लिए, उसके बदला लेने के लिए, उसको पनिश करने के लिए कोई भी एक्ट करता है जिससे ये वाजे हो रहा है कि ये बदला लेने के लिए एक्ट कर रहा है, दैट इज आल्सो हरासमेंट। तो ये हरासमेंट का जो कानून है, इसकी बेसिक शिक जो है ये 2H है, ये बेसिक डेफिनेशन है। इसके अंदर 2022 के अंदर अमेंडमेंट हुई है, और 2022 की अमेंडमेंट के अंदर इसका जो स्कोप है उसको काफ़ी ब्रॉड कर दिया गया। हरासमेंट के अंदर जो है दो चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं। एक तो स्टॉकिंग एंड साइबर स्टॉकिंग है, हरासमेंट की डेफिनेशन के अंदर ही ऐड कर दी गई है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी हरासमेंट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। अब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वो सेक्सुअल भी हो सकती है, नॉन सेक्सुअल भी हो सकती है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो हरासमेंट के अंदर आती हैं। इसके अलावा एक प्रोवाइजो ऐड की गई है इसी डेफिनेशन के अंदर, और उस प्रोवाइजो के मुताबिक अ सिंगल इंसिडेंट हैविंग द इफेक्ट ऑफ मेकिंग ए पर्सन अनकंफर्टेबल और क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ फेयर और पैनिक एट द वर्क प्लेस इज आल्सो हरासमेंट। मतलब कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सीरीज ऑफ इवेंट हों, अगर सिंगल इवेंट है, सिंगल इंसिडेंट है जिससे खातून या कोई और पर्सन जो कि विक्टिम है हरासमेंट का, उसके अंदर फेयर पैदा होता है, इनसिक्योरिटी पैदा होती है, दैट इज आल्सो हरासमेंट। इसके अलावा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट के मामलात के अंदर तो जो है वो सीरीज ऑफ इवेंट हम देखेंगे कि जब हॉस्टाइल इन्वायरमेंट की जब हरासमेंट की प्ली लेंगे कि ये हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि सीरीज ऑफ इवेंट बताए जाएं कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ वक्त ये काम हुआ, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ वक्त ये काम हुआ, इससे एक सीरीज़ बन रही है हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। लेकिन जहाँ सवेयर मामलात हों, सवेयर किस्म की हरासमेंट हो, उसके अंदर एक इंसिडेंट ही काफ़ी है। तो जैसे कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गई,
अगर ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या फिजिकल कांटेक्ट ये एक दफा भी हुआ है तो ये एक दफा भी हेरासमेंट है। जो 2022 का कानून है, ये अमेंडमेंट जो है, इसके अंदर जो लॉ है हेरासमेंट का, इसने कवरेज जो है ब्रॉडन कर लिया अपनी, और इसके अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या पार्ट टाइम जॉब करने वाले हैं उनको भी इसी कानून के तहत जो है डील किया जाएगा। अब हेरासमेंट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इसके अंदर बेसिकली 4 हेड आते हैं हेरासमेंट के। पहली चीज, कोई एम्प्लॉयर अब्यूज ऑफ अथॉरिटी कर रहा है। दूसरी चीज, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। तीसरी चीज, सेक्सुअल फेवर डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है और रिफ्यूजल के ऊपर रिटेलिएशन कर रहा है। और चौथी चीज जो है वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये 4 हेड हैं जो कि हेरासमेंट के जो है लॉ के अंदर डिफाइन किए गए। जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना, इस पर जो लीडिंग जजमेंट और रिसेंट है, ये नादिया नाज जजमेंट है। बेसिकली ये 2 जजमेंट्स हैं। पहली जजमेंट जो है वो जस्टिस मुशीर आलम साहब ने लिखी है, और वो 2022 की अमेंडमेंट से पहले के कानून के ऊपर है, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसके और जो ये वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, नेटवर्क इशू आ गया था। मेरी स्क्रीन जब विजिबल हो तो मुझे बताइएगा। Screen is now visible. ठीक हो गया। हम डिस्कस कर रहे थे हेड्स, ये इससे पहले का चला गया था इंटरनेट, नहीं, यहीं हम से इधर ही स्टार्ट थे। करें। हेरासमेंट इन वर्क इन्वायरमेंट के अंदर 4 हेड्स जो हम डेफिनेशन के अंदर जो हमने पढ़े हैं, वो 4 हेड्स हैं। पहली चीज तो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है। सेकेंडली, अगर हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, दैट इज आल्सो हेरासमेंट। और तीसरी चीज रिटेलिएशन है, कि सेक्सुअल फेवर डिमांड की गई, उसके रिफ्यूज हो गई, और उसको पीनल पनिश करने के लिए अब जो है वो इवेंट इंसिडेंट्स किए जा रहे हैं। हॉस्टाइल इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है बेसिकली, तो ये रिटेलिएशन भी हेरासमेंट है। चौथी चीज जो है वो जेंडर बेस्ड हॉस्टिलिटी, जो कि नादिया नाज जजमेंट के अंदर ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक ने जो है वो डिस्कस की है। इस जजमेंट ने काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्सपेंड किया है इसका स्कोप कानून का। बेसिकली इसके अंदर पर्सन की जो डेफिनेशन इस कानून के अंदर मौजूद है, पहले सिर्फ खवातीन इसके अंदर शुमार होती थी, हरासमेंट ऑफ वुमेन के लिए था, लेकिन इसके अंदर पर्सन की डेफिनेशन के अंदर अब जो है, पहले मैन था वर्ड वर्ड है जो जेंडर के लोग आ जाते हैं। अच्छा, ये चारों हेड के अंदर जो है ना, जो चीज़ ज़रूरी है दैट इज के अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस होना चाहिए, या कोई ऐसा कंडक्ट होना चाहिए जो कि सेक्सुअल नेचर का हो, तब जाकर जो है वो हेरासमेंट होगी, नॉट अदरवाइज। एक ये केस है 2013 MLD 198। इसके अंदर एक एम्प्लॉयर ने अपनी एम्प्लॉय को जाहिल और बदतमीज औरत, ये वर्ड्स यूज किए। तो इस पर जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये वर्ड जो है अनकंफर्टेबल तो हो सकते हैं, लेकिन ये टू एज की जो डेफिनेशन है उसमें क्वालिफाई नहीं करते। 2013 के अंदर जो कानून था, उस कानून के मुताबिक तो ये दुरुस्त थे कि ये जाहिल और बदतमीज औरत के वर्ड्स जो है ये क्वालिफाई नहीं करते टू एज की डेफिनेशन में। लेकिन अब क्योंकि 2022 के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं, उसके बाद जो है ये वर्ड भी अब हेरासमेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। तो इसके अलावा हेरासमेंट के लिए जो है वो एक जो इनसिक्योरिटी है विक्टिम के माइंड के अंदर, दैट इज़ वेरी रेलिवेंट, कि अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, इनसिक्योरिटी प्रोड्यूस हो गई, तो इट मीन्स कि वो हेरासमेंट है। अच्छा, इसके इन केसेस के अंदर जो है वो इंटेंशन का क्या रोल होगा। इंटेंशन पाकिस्तानी जुरिस्प्रूडेंस के मुताबिक, अगर कोई अक्यूज्ड है या मैन है जो कि हेरासमेंट का अक्यूज्ड है, तो उसकी इंटेंशन जो है पाकिस्तानी जुरिस्प्रूडेंस के मुताबिक दैट इज इररेलेवेंट। अगर खातून का परसेप्शन ये है कि मेरे साथ हेरासमेंट हुई है, तो उसको अदालत जो है वो केटर करती है, कंसीडर करती है। इसके बरक्स इंग्लिश लॉ के अंदर रीजनेबल कंडक्ट की डॉक्ट्राइन है इन केसेस के अंदर, हेरासमेंट के केसेस के अंदर, कि अगर एक पर्सन ने कोई कंडक्ट किया और वो कंडक्ट उस पर्सन का
या ऑर्डिनरी पर्सन का रीजनेबल कंडक्ट है तो दैट इज़ नॉट हरासमेंट। लेकिन ये कानून जो है इंटेंशन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। अगर कहीं डिफेंस के तौर पे लिया जाए तो इसको रेफर किया जा सकता है इंग्लिश कानून को, उसकी वैल्यू परसुएसिव ही होगी। अच्छा, इस कानून के अंदर जो है प्रीमिसेस की जो डेफिनेशन है ये भी हमारे डेफिनेशन जो है बड़ी रेलिवेंट है। आप में से काफ़ी लोगों ने केस सुना होगा, मीशा शफी केस, हरासमेंट के हवाले से। इसके अंदर मशहूर सिंगर जो हैं उनके ऊपर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया गया। बहरहाल अल्टीमेटली वो हरासमेंट का इल्ज़ाम जो है वो प्रूफ नहीं हो सका। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी। एक चीज़ उसके अंदर ये प्रीमिसेस के हवाले से भी था कि वो प्रीमिसेस वर्क प्लेस प्रीमिसेस था या नहीं था। दूसरी चीज़ उस केस के अंदर कि जो एक्यूज़ है और जो विक्टिम है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप में फ़ॉल करते हैं या नहीं करते। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप में फ़ॉल करते हैं तो तब इस कानून का इतलाक़ होगा एट दैट टाइम। अब जो है इस कानून का जो है वो स्कोप थोड़ा-सा बढ़ गया है। तो जो प्रीमिसेस है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है और वर्क प्लेस आ सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, उसमें इन्होंने फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिवीजन, डिपार्टमेंट वगैरह ये, इसके अलावा कॉर्पोरेशन होगी, ऑटोनॉमस हो या सेमी ऑटोनॉमस हो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, सिविल सोसाइटी हो गई, या कोई कंपनी हो गई जो प्राइवेटली ओन्ड है, या प्राइवेटली मैनेज्ड कमर्शियल या इंडस्ट्री। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसने कवर कर ली सेक्शन 2I के अंदर। इसके अलावा वर्क प्लेस के अंदर जो है वो प्रीमिसेस है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई फैक्ट्री भी हो सकता है, कोई ओपन एरिया हो सकता है। इवन के अगर मैं एग्जांपल दूं, एक खातून अपने घर से निकलती है और घर से निकलने के लिए वो एक बस लेती है और उसने जाना जो है अपनी वर्क प्लेस पे। तो घर से निकलने से लेकर वर्क प्लेस तक जाने तक ये तमाम एरिया जो है वो प्रीमिसेस शुमार होगा इस डेफिनेशन के मुताबिक। इसके अलावा जो मुख्तलिफ आउटडोर टूर्स होते हैं उनके ऊपर भी अगर कोई जाता है और वहाँ हरासमेंट हो जाती है तो दैट वुड आल्सो बी केटर्ड बाय दिस डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन जो है उसका इतलाक एम्प्लॉयर पर भी होगा, एम्प्लॉयज़ पे भी होगा, स्टूडेंट्स पे भी होगा, तमाम लोगों पर होगा। तो इधर इस जजमेंट के मुताबिक 2013 MLD 225 के मुताबिक अब वो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाली कदगन थी वो भी ख़त्म हो गई। अच्छा, ये जो कानून है ना 2010 का, ये 18वीं तरमीम से पहले का है। 18वीं तरमीम ने जो है ये इख्तियार जो है वो सूबों को दे दिया कि सूबे हरासमेंट वगैरह या कोई उस पर जो है ना कानून साजी करेंगे। तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि जब ये कानून साजी हो गई 18वीं तरमीम की, तो इसको प्रोविंशियल एक्ट बना दिया गया 2012 के अंदर। ये एक प्ली ली गई थी इस केस में PLD 2016 लाहौर 433 के अंदर। तो उसका जवाब जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी ही अथॉरिटी जजमेंट है। तो उन्होंने ये कहा कि ये अब क्योंकि आर्टिकल 270A की जो है प्रोटेक्शन हासिल है इस कानून को, तो आप इस कानून के वायर्स को चैलेंज करके कोई प्ली नहीं ले सकते, डिफेंस नहीं ले सकते। अच्छा, कंप्लेन का मैकेनिज्म क्या होगा इस कानून के अंदर? पहली चीज तो इस कानून के अंदर अगर कंप्लेन आपने करनी है तो इनफॉर्मल कंप्लेन की जा सकती है बिफोर गोइंग टू इंक्वायरी कमेटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल कंप्लेन कर दें, आप सुपरवाइजर को कर दें या कोई और ट्रस्टेड बंदा है उसको कर दें, इनफॉर्मल कंप्लेन की जा सकती है। इनफॉर्मल कंप्लेन से अगर काम ना बने तो इंक्वायरी कमेटी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस कानून के मुताबिक सेक्शन 3 के मुताबिक ज़रूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। इंक्वायरी कमेटी जो हरासमेंट के मामलात के डील करेगी, उनको देखेगी, तो इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। इसके अलावा ओम्बड्समैन का एक इदारा है मोहतसिब, विफाक के लेवल पे भी है और सूबाई मोहतसिब भी होते हैं, तो वहाँ पे भी कंप्लेन की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपने पहले जो है इंक्वायरी कमेटी के अंदर कंप्लेन करनी है, आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास भी जा सकते हैं। अच्छा, कंप्लेन की किस तरह जाती है? इससे पहले अगर किसी का अभी तक कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है रिलेटेड टू डेफिनेशन या अदरवाइज? अगर इनमें से कोई भी हमारी कंप्लेन ना सुने तो फिर मैं तरीकाकार बताता हूँ आगे इसके अंदर। जी मसूद,
एनीवन एल्स? जी सर, मेरा सवाल ये है कि जी आवाज आ जी रहा है सर? जी जी तो सर यहाँ पे जो है ना, पहले ये हमारे इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की वजह से हो सकता है ये कानून। हम्म। तो ये सारी चीजें बाद में आके जजमेंट इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयज एक्ट किसी कानून के तहत लागू होता है। तो कानून में इस तरह के लूप होल्स क्यों रखे जाते हैं? नासिर, could you please repeat your question? सर, ये इस स्पेसिफिक एक्ट में ये बात किया गया है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के प्रीमिसेस के अंदर ये एक्ट अप्लाई होता है जब। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि कानून में इस तरह के लूप होल्स क्यों रखे जाते हैं जबकि जजमेंट बाद में आके इस तरह की चीजों को पूरा कर रहे हैं। पहले तो एक प्रॉब्लम होती है ना, उस प्रॉब्लम को केटर करने के लिए कानून बन जाता है। अब उस प्रॉब्लम से एंसिलरी भी काफी सारे मैटर्स होते हैं, इसीलिए तो अदालत का फोरम मौजूद है, वॉच डॉग मौजूद है, कि अगर कोई एंसिलरी मैटर्स भी हैं तो दैट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट्स। कोर्ट्स उनको इंटरप्रेट करेंगे, कहीं रहनुमाई दरकार होगी तो रहनुमाई दे देगी। बाकी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, ये जब कानून बना था 2010, तो ये तब भी बड़ी नेमत था, क्योंकि इस तरह का कानून पहले मौजूद नहीं था। पीपीसी के अंदर 509 था, लेकिन दैट इज क्रिमिनल रेमेडी, और उसके लिए स्ट्रिक्ट जो है ना थ्रेशोल्ड रिक्वायर था एविडेंस का। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एविडेंस किस तरह कलेक्ट करने बनाने हैं, और किस तरह इसको प्रूव करना है। समझ आई? ठीक है किसी का सर, कोई और ठीक है। क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम जी सर। मसूद, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, ये जो आपने बात की ना, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आर्टिकल 25 जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में देयर शैल नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ऑन, तो फिर मतलब अगर एक मेल जो है वो घर में अकेले कमा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मेल घर में बैठ जाए तो फीमेल भी अकेले कमा सकती है, फिर इसमें माशरे में इसको बुरा क्यों समझा जाता है? दैट इज सोशल इवल। जो ये जेंडर को रोल एट्रीब्यूट किए गए हैं ना, हाँ। इनको हम रिकंसिडर करने की जरूरत है। कोई इम्पेडिमेंट नहीं है कि खातून नहीं कमा सकती, कमा सकती है, क्यों नहीं कमा सकती। नहीं तो नहीं ये सर, सोशल मैं इवल है, इसको जो है। जी 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 सर, आप ख़त्म करते फिर मैं पूछता हूँ। दूसरा आपने हवाला दिया आर्टिकल 25 का। आर्टिकल 25 को अगर आप क्लियरली पढ़े, आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 3 को, तो वो एक बात ये करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल कानून बना जाती है। मतलब एक तो प्रोविजन है ना जनरल के इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, कि तमाम सिटीजन बराबर होंगे। उसके अलावा उसी का आर्टिकल के अंदर गिवन है कि अगर हुकूमत जो है मुनासिब समझती है खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए, तो अदर देन दैट भी कानून बना सकती है, जो कि जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है उसको ब्रीच कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा एक मशहूर ये केस भी है, शुजा शरीफ केस है, ये 2023 का ही है। उसके अंदर फर्दर इसके अंदर क्वालिफिकेशन उन्होंने ऐड की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि अगर इक्वालिटी की बेस पर गाज करना है आपने, तो दो चीज़ों को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, और दूसरा जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो लगाई जा सकती है। ये 12 टेक्निकल बात है, ये हम इस सेशन के बाद कर लेंगे डिस्कस इसके ऊपर। और किसी का अगर क्वेश्चन है कोई? ठीक है, शैल आई मूव फर्दर? जी। Yes, sir. हाउ टू कंप्लेन, कंप्लेन की किस तरीके से जा सकती है। तो पहले तो कोई इसके अंदर फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं गिवन कि किस तरह देनी है। आपने एक सिंपल कंप्लेन लिखनी है क्लियर वर्डिंग के अंदर, और पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है। दूसरी चीज, दूसरी चीज, जब आप कंप्लेन लिखेंगे तो उसके अंदर आप स्पेसिफिक इंस्टेंसेस का जिक्र करेंगे कि फला तारीख को इतने बजे इतने लोगों की मौजूदगी में ये हुआ। क्लियरली आपने डिफाइन कर बतानी है बात जो भी है। और इसके अलावा आपने, आपके साथ फॉर इंस्टेंस कोई
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, तो आप जिन जिन लोगों से मिले और उनको जो जो बात बताई, ये भी आपने कंप्लेन का हिस्सा बनानी है। और जो कंप्लेन है वो आप इन पर्सन भी दे सकते हैं मोहतसिब के दफ्तर में, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंक्वायरी कमेटी है उसको पोस्टल के जरिए भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी किया जा सकता है। बल्कि ये जो फेडरल ओम्बड्समैन है, इसका जो है एक नंबर भी इन्होंने गिवन है, आप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो कंप्लेन होगी वो अनोनिमस नहीं होगी। जिस फर्द के साथ मसला है वो अपना नाम लिखकर ये कंप्लेन देगा। एनोनिमस कंप्लेन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने कंप्लेन करनी है। सिंपल एक लिखना है, जो जो इंस्टेंसेस हुए पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, और टाइम डेट वगैरह मेंशन करने हैं। जिन जिन लोगों से आपका राब्ता रहा उनको मेंशन करना है। ये जो पर्सन है ना, जिसको जो इंसिडेंट के बाद आपको मिले और आपने जो बातें उनसे डिस्कस की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका केस प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक एविडेंस बन रहा है इस वक्त। इनके हम डिस्कस करते हैं अभी के एविडेंस किस तरह होता है। अच्छा, तो इंक्वायरी पे जब आपकी कंप्लेन चली गई उनके पास, तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 जो है इस कानून का, वो कहता है कि जब रिसीव हो गई कंप्लेन, तो उसके बाद आप जो इंक्वायरी कमेटी है उसने 3 दिन के अंदर अंदर जो है अक्यूज को कंप्लेन की जो कॉपी है वो देनी है। और जो अक्यूज है वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है अपना रिप्लाई जमा कराएगा। और अगर रिप्लाई नहीं जमा करवाता तो वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी उस बंदे के खिलाफ। और दूसरी जो सेक्शन 8 है इसी कानून का, वो ओम्बड्समैन के अंदर इंक्वायरी के तरीके को देखती है कि कंप्लेन जब रिसीव हुई तो अक्यूज को 3 दिन के अंदर उन्होंने नोटिस करना है, और अक्यूज ने 5 दिन के अंदर अपना जवाब जमा करवाना है। ये एक डिफरेंस है इनके अंदर। और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, जो ओम्बड्समैन है वो इंक्वायरी करने के लिए किसी भी किस्म का जो है वो मेथड अपना सकता है। वो जो है किसी का भी बयान कलमबंद कर सकता है, विटनेस को बुला सकता है, कंपेल कर सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो ये सारी की सारी पावर्स जो है ओम्बड्समैन की हैं 2013 के कानून के मुताबिक। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट है 2013 का, उसके मुताबिक जो है ये ओम्बड्समैन की पावर्स है रिलेटेड टू इंक्वायरी। अच्छा, एविडेंस के हवाले से कि एविडेंस किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। तो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टाई। आर्टिकल 19 डील करता है कानून शहादत ऑर्डर का। पहले सेक्शन 6 था इसका एविडेंस एक्ट का, लेकिन कानून शहादत ऑर्डर के अंदर आर्टिकल 19 इसका है। तो ये कहता है कि एक इंसिडेंट उससे पहले और उसके बाद के वाकयात रेलिवेंट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब इस किस्म का इंसिडेंट होता है। तो रेस जस्टाई का प्रिंसिपल भी एविडेंस कलेक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। बाकी क्यूएसओ भी पूरा अप्लाई हो सकता है, या कोई और एविडेंस आप लेकर आना चाहें तो वो और मीन के जरिए भी एविडेंस लेकर आया जा सकता है। मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए एविडेंस लेकर आया जा सकता है। पर्टिकुलरली इसके अंदर जो है वो रेस जस्टाई की बात की गई है कि जब हमने कंप्लेन की थी तो कंप्लेन के अंदर हमने बताया था कि ये जो मेंशन किया था पर्सन्स को कि जिनसे आपने डिस्कशन की, तो ये बेसिकली रेस जस्टाई के पर्पस के लिए था, ताकि जो है जो बंदे ये जब एविडेंस की बारी आएगी तो हम इन बंदों को पेश करेंगे, ये कोरोबोरेट करेंगे हमारी स्टेटमेंट को, इनकी एविडेंशियरी वैल्यू है। कानून वैसे तो हेयर से एविडेंस को वैलिड डिक्लेयर नहीं करता, वैलिड नहीं मानता। एज पर लॉ, इंग्लिश लॉ, हेयर से इज नो एविडेंस। लेकिन क्योंकि इन मामलात के अंदर ये जो रिएक्शन होता है ये साइकोलॉजिकली अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, खातून के लिए या विक्टिम के लिए, तो इस वजह से इसकी थोड़ी बहुत वैल्यू दी जाती है और इसके अंदर टेम्परिंग के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी का तरीका हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो है ड्यू प्रोसेस जो है वो देना है अक्यूज को और कंप्लेनेंट को। अगर अक्यूज कोई अपने डिफेंस के अंदर किसी को पेश करना चाहे, गवाही देना चाहे, तो वो भी पेश किया जा सकता है। कंप्लेनेंट फर्दर एविडेंस देना चाहे, वो तमाम चीज़ें दे सकता है। फिर जो ओम्बड्समैन है या कमेटी है वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगी, और उस जजमेंट प्रोनाउंस करने के 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो पेनल्टी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो भी पेनल्टी लगती है। इसके अलावा जो ये हैं ओम्बड्समैन है, इसके पास इख्तियार है कि ये टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकता है, या इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो रिकमेंडेशन देगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई और हुक्म भी दे सकता है। ये सेक्शन 10 है इसका फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2013 का, उसके अंदर गिवन है। अब टेम्परेरी इंजंक्शन किस किस्म की हो सकती है कि फॉर इंस्टेंस किसी एक मीटिंग के हवाले से जो है ना जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुई, तो फेडरल ओम्बड्समैन या ओम्बड्समैन इन जनरल वो टेम्परेरी इंजंक्शन के जरिए उस मीटिंग को हाल्ट कर सकता है, उसकी प्रोसीडिंग को रोक सकता है।
ठीक है, या किसी फर्द ने को एक्यूज है कि ये हरासमेंट के जो है एक्यूज है, तो उसको जो है फॉर टाइम बीइंग सस्पेंड कर सकता है अपने ओहदे के लिए, ओहदे के अंदर। ये तमाम टेम्परेरी इंजंक्शन है, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग कोई ऑर्डर दे सकता है। अच्छा, जब ये जजमेंट आ गई ऑम्बड्समैन की या इंक्वायरी कमेटी, अगर इंक्वायरी की कमेटी की आई है तो उसकी जजमेंट को ऑम्बड्समैन के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, और अगर ऑम्बड्समैन की आई है जजमेंट तो उसको जो है एक रेफरेंस भेजा जाएगा, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं जिसको, रिप्रेजेंटेशन भेजी जाएगी गवर्नर को। अगर तो प्रोविंशियल ऑम्बड्समैन ने जजमेंट दी है तो उसके खिलाफ गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन फाइल की जाएगी, और अगर वफाकी मोहतसिब ने कोई जजमेंट दी है तो उसके खिलाफ जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। इन्होंने अपने सेक्रेटरिएट बना रखे हैं, उस सेक्रेटरिएट में बेसिकली आप जो है ना ये रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं। बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, और अगर इन पर्सन देना चाहें तो इन पर्सन भी दे सकते हैं। बाय पोस्ट के अंदर अगर करें तो फिर वो रजिस्टर्ड एडी जो है ना वो लाजमी लगाएं, ताकि ये लोकेट हो सके कि वो उनको रिसीव हो चुकी है आपकी रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर तो क्वेश्चन इन्वॉल्व हो लीगल या टेक्निकल, तो गवर्नर की जो जजमेंट होती है दैट वुड बी एग्जेक्टिव ऑर्डर। तो एग्जेक्टिव ऑर्डर के खिलाफ जो है हम रिट जुरिडिक्शन में आ सकते हैं अंडर आर्टिकल 199। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसका इफेक्ट पड़ा होगा, लेकिन पहले तक का जो है वो लीगल लैंडस्केप यही है कि आर्टिकल 199 के तहत रिट जुरिडिक्शन में आ सकते हैं। अच्छा, इनमें से अगर कोई मुझे बताना चाहे तो रिट जुरिडिक्शन के अंदर कौन से रिट इन्वोक करेंगे हम, कोई अगर बताना चाहे कौन सी रिट इन्वोक करेंगे? जी अबील चीमा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। Am I audible, sir? वालेकुम सलाम। यस यू आर। Sir, in my humble opinion, I think we should go for writ of mandamus. जी, एनी अदर पर्सन? मैंडेमस जो है ना उस चीज के लिए होती है जब आपने कोई ऑर्डर लेना हो, ठीक है, कि कोई चीज एज पर लॉ नहीं हुई, तो आपने ऑर्डर लेना है एज पर लॉ हो। जब भी कोई इंफीरियर या ट्रिब्यूनल, कोई इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल उसके हुक्म को चैलेंज किया जाता है तो हम रिट ऑफ सर्शोररी में जाते हैं। ठीक हो गया, सर्शोररी के अंदर जाते हैं। अच्छा, आर्टिकल 199 के तहत जो है हम रिट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद जो है अगर अपील करना चाहें तो उसके खिलाफ जो है अपील अंडर आर्टिकल 185 सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। तो ये एक प्रोसेस है। बाकी जितनी जजमेंट्स हमने पहले डिस्कस की वो तमाम जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है वो इसी प्रोसेस के तहत पहुंची हुई है। अच्छा, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ही यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिलीप पॉल के केस के अंदर जो है एक टेस्ट मुतारिफ कराया, टेस्ट ऑफ प्रेजुडिस। इसके अंदर ये कहा कि अगर कोई इंक्वायरी कमेटी ने एक्यूज्ड को मौका ही नहीं दिया, ना नोटिस उसको सर्व हुए, ना अपॉर्चुनिटी दी, तो ये बेसिकली उसके राइट टू डिफेंस के साथ वायलेशन है। इस राइट टू डिफेंस की वायलेशन ने तमाम प्रोसीडिंग को जो है वो प्रेजुडिस कर दिया, और जो प्रेजुडिस इंक्वायरी है, प्रोसीडिंग है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भी प्रोसीडिंग करेगी, इंक्वायरी कमेटी करे या ओम्बड्समैन करे, तो वो प्रॉपर जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करे, अदरवाइज जो है उस पूरी प्रोसीडिंग की वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो ये टेस्ट ऑफ प्रेजुडिस को भी हम इस्तेमाल करते हैं वाइल डिफेंडिंग सच पर्सन। अच्छा, इसके अलावा जो है पेनल्टी सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 के अंदर गिवन है, माइनर पेनल्टीज गिवन है कि सेंश्योर किया जा सकता है, सर्जनिश की जा सकती है, उसकी प्रमोशन या इंक्रीमेंट को थोड़े अरसे के लिए रोका जा सकता है, वगैरह वगैरह। और जो इसके अंदर बात अहम है ये कि जो अगर फाइन वगैरह लगाया जाता है तो उस फाइन का कुछ हिस्सा जो है वो कंप्लेनेंट को दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेजर पेनल्टीज हैं। मेजर पेनल्टीज के अंदर उसकी प्रमोशन को रोका जा सकता है, उसको कंपलसरी रिटायर करवाया जा सकता है, ये हुक्म है। इसके अलावा रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, या कोई और फाइन किया जा सकता है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ये सर्विस लॉ के मैटर के अंदर अगर देखा जाए तो अगर कोई बंदा जो है वो रिमूव्ड होता है फ्रॉम सर्विस तो वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट कर सकता है।
लेकिन अगर कोई बंदा डिसमिस किया जाता है किसी सर्विस के अंदर तो वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है इसके अंदर। अच्छा, जो फाइन है, अगर तो जो हेरासमेंट के अंदर अक्यूज्ड है और कन्विक्ट होता है कोई ऑनर, किसी वर्क प्लेस का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर, तो उस सूरत के अंदर लाजमी कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो कम एज ए डैमेज देना पड़ेगा इस कानून के मुताबिक। मतलब अगर कोई और एम्प्लॉयर हेरासमेंट करता है और कन्विक्ट हो जाता है तो वो जो है मेक इट प्रोविजन है कि दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऑनर है, कोई हेरासमेंट कन्विक्ट है, तो उसके अंदर शेल की प्रोविजन है कि शेल बी पेएबल टू द कंप्लेनेंट। तो ये आज की थी। इसके अंदर एक ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, जो कि एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे ह्यूमन राइट्स के, सिविल लिबर्टीज के, जिन्होंने अमेरिका के अंदर जो है वो सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट की और जिसके तहत स्लेवरी को अबॉलिश किया गया अल्टीमेटली। उनकी एक सेइंग है कि आवर लाइव्स बिगिन टू एंड द डे वी बिकम साइलेंट अबाउट थिंग्स दैट मैटर। तो अगर आप अपने माशरे में देखें ये चीज़ें तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। जब आप रिपोर्ट करेंगे तो ऐसी चीज़ें जो है वो सुधारना स्टार्ट हो जाएंगी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो अच्छा, क्वेश्चन भी करें, इसके साथ ही जो है ना चैट बॉक्स के अंदर ये एक फीडबैक फॉर्म या अटेंडेंस फॉर्म जो है ये भेज देते हैं, इसको भी लाजमन आप फिल करें। इसकी बेस पर ही फिर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर किसी का सवाल है तो सवाल कर लें। सर ये इंक्वायरी कमेटी किसके अंडर और ये जो केसेस को कंप्लेंट करने का जो हायरार्की है सर, केसेस किस तरह चलेंगे वो भी जरा समझा दें सर। नासिर साहब, आपका जो है सवाल मुझे फिर नहीं समझ आया, सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट सर दैट? जी सर, ये दोहरा रहा हूँ सवाल सर, ये इंक्वायरी कमेटी किस के अंडर होगा सर, और ये क्या जुडिशरी में होगा सर ये इंक्वायरी कमेटी, और ये सर केसेस किस तरह चलेंगे आगे सर, कहाँ पे हम अपील कर सकते हैं ये भी जरा बता दें सर। इंक्वायरी कमेटी जो है ना वो हर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसके अंदर ये हेरासमेंट का कोई इंसिडेंट हुआ है, वैसे तो कोड ऑफ कंडक्ट भी एक जो है ना हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये लाजिम करार दिया गया है थ्रू दिस लॉ कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंस्पिशियस स्पेस पर कोड ऑफ कंडक्ट लगाएंगे हेरासमेंट से रिलेटेड, और साथ ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। अगर तो इंक्वायरी इंक्वायरी कमेटी के किसी मेंबर के खिलाफ आती है कोई कंप्लेन तो वो मेंबर नहीं बैठेगा उस कमेटी के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक इंक्वायरी कमेटी होगी इनिशियली, तो फिर उससे ऑर्गेनाइजेशन हट की कर अपनी होगी। गवर्नमेंट इंक्वायरी कमेटी होगी सर। जी, अगर उस इंक्वायरी कमेटी ने मसला हल कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आप जो है उसके खिलाफ ओम्बड्समैन के पास आ सकते हैं। अच्छा सर, फिर अगर Appeal- ओम्बड्समैन के फैसले से अगर कोई इख्तिलाफ रखते हैं तो वो कोर्ट में जा सकते हैं सर। कोर्ट में नहीं जाएगा, ये ओम्बड्समैन वाला एक्सपीडियस रेमेडी है। इसके खिलाफ जो है ना गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास रिप्रेजेंटेशन फाइल होती है। रिप्रेजेंटेशन एक किस्म की अपील टाइप ही होती है, उसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन फाइल होती है गवर्नर के पास। अगर प्रोविंशियल ओम्बड्समैन ने कोई डिसीजन दिया है तो उसके खिलाफ जो है रिप्रेजेंटेशन गवर्नर के पास, अगर फेडरल ओम्बड्समैन ने दिया है तो उसके खिलाफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रिप्रेजेंटेशन फाइल होती है। वो खुद तो बेसिकली नहीं सुनते, उन्होंने सेक्रेटरिएट बना रखा है, सेक्रेटरिएट के अंदर रिटायर्ड जजेस हजरात होते हैं, वही सुनते हैं ये मैटर्स को, और वो फिर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को या गवर्नर को। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो अपने दस्तखत के साथ उसको जो डिसीजन होता है अपना, उसको एग्जेक्टिव डिग्री कह देते हैं, बना देते हैं, एग्जेक्टिव ऑर्डर बना देते हैं अपना। तो उस पर मैंने ये कहा था कि एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है ना वो 199 के तहत चैलेंज होता है। ठीक है सर, बाकी सर दूसरा बंदा खुद केस फाइल जो कंप्लेंट करने होता है या किसी काउंसिल को हायर करना होता है सर इसमें। नहीं, आप खुद भी जा सकते हैं, कौंसल को हायर करने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रोसीडिंग आप खुद कर सकते हैं कंडक्ट। ठीक है सर, मेहरबानी। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी, सैयद इरज, सैयदा इरज, सॉरी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आपने इसमें क्या बताई थी, कौन सी रिट यूज होगी? रिट ऑफ सर्शोररी होगी किसी भी इंफीरियर कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वगैरह जो भी जुडिशियल पावर या कुजाई जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, उनकी जजमेंट के खिलाफ या जी। कोई अथॉरिटी उसके हुक्म के खिलाफ, कोई नोटिफिकेशन उसके खिलाफ रिट ऑफ सर्शोररी इन्वोक की जाती है। तो ये लोअर कोर्ट में भी हो सकती है कि इसके लिए इनके हाई कोर्ट जाना पड़ता है? रिट तो हाई कोर्ट में ही होगी। सही। रिट हाई कोर्ट में ही होगी। लोअर कोर्ट के डिसीजन जो है वो सिविल रिवीजन सीआर कहते हैं उसको, वो हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं। इस मैटर के अगर ओम्बड्समैन की कोई प्रोसीडिंग है उसके अंदर लोअर मैटर का, लोअर कोर्ट का कोई नहीं है इन्वॉल्व, कहीं पर इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट हाई कोर्ट। तो अगर ये हरेसमेंट प्रूफ नहीं कर पाते तो फिर क्या प्रोसेस होता है इसका? हाँ, फेक हरासमेंट केसेस, एक तो जो है ना प्रूव नहीं कर पाते। दूसरी बात, अगर फेक हरासमेंट केसेस हैं तो उस सूरत के अंदर जो है डेफेमेशन का सूट फाइल किया जा सकता है बाय द अक्यूज्ड। सेकेंडली 182 पीपीसी के तहत एफआईआर लॉन्च करवाई जा सकती है। तो एक फेक जो है ना इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी पब्लिक बॉडी को, पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है, तो ये रेमेडीज वो ले सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। एनी अदर पर्सन, एनी अदर क्वेश्चन? किसी सर ये जो आप केस लास्ट जो बता रहे थे ना सर, अपने लेक्चर में केस लास्ट बता रहे थे, वो हमारे साथ शेयर करते तो अच्छा हो जाता। जी जी, मैं ये स्लाइड ही पूरी शेयर कर देता हूँ आप तमाम के साथ। ठीक है सर, मेहरबानी। मैं स्लाइड भी शेयर कर देता हूँ, 2010 का कानून, 2022 की अमेंडमेंट, ये तमाम चीज़ें शेयर कर देता हूँ। सर आई हैव क्वेश्चन। जी जी, यस। सर अगर किसी फीमेल के साथ पब्लिक प्लेस में हरासमेंट हो जाती है तो वो पुलिस स्टेशन में पीपीसी के तहत 509 के सेक्शन के मुताबिक कंप्लेन दायर करेगी, या ये जो एक्ट है 2010 की इसके के मुताबिक करेगी? पब्लिक प्लेस के अंदर तो जो है वो उसी 509 के तहत ही जाएगी। अगर वर्क प्लेस से रिलेटेड है तो फिर वो इसमें आ सकती है, हरासमेंट एट वर्क प्लेस में एक्ट के तहत। सर अगर वर्क प्लेस बेसिकली की इस कानून का, अगर वर्क प्लेस की कंप्लेन है तो वो भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकती है सर? वर्क प्लेस के अंदर हरासमेंट की कंप्लेन वो की तो जा सकती है उधर भी, पुलिस स्टेशन में भी, क्योंकि क्रिमिनल रेमेडी अगर आप ले रहे हैं तो वो बार नहीं करती, एफआईआर वगैरह बार नहीं होती उससे, इस रेमेडी से। ओके सर, थैंक यू। आप एफआईआर भी करवा सकते हैं, लेकिन डबल जेपर्डी का असूल जो है ना वो बीच में आ जाएगा। एक बंदे को दो दफा सजा नहीं दी जा सकती, 403 सीआरपीसी। Assalamualaikum, sir. I have one question. May I ask? वालेकुम सलाम, बट आप जो है ना वो ऑडिबल नहीं है मुकम्मल तौर पे। Assalamualaikum. जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने पूछना था कि अभी रिसेंट जो लाहौर में वो पंजाब का जो वाला केस आ रहा था, जब न्यूज़ में आया था, उन्होंने कहा कि नहीं जस्टिस उमर ऐसा कुछ नहीं, तो वो जो केस है, अब वो तो एम्प्लॉयमेंट प्लेस का नहीं है, वो अंडर हरासमेंट, मतलब ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अगर ऐसा कोई हो तो वो उसकी कंप्लेन या केस वगैरह जो होगा वो हरासमेंट लॉ के अंदर आएगा। जी जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह तमाम जो है ना इस कानून के तहत कवर है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा जिस वैन में आती है खातून या कोई और, जिस वैन के अंदर आ रही है वो वैन भी प्रोटेक्टेड है। अगर उधर भी कहीं हरासमेंट होती है तो दैट इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय दिस एक्ट। ओके, वो भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। थैंक यू सर। इसके अंदर ये एक केस है
ये 2013 MLD 225 ये कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट में जो है ना, एक प्रोफेसर साहब जो है ना, उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दी बच्ची को, तो वो खातून जो है वो प्रेजेंटेशन दिखाने गई थी, तो वहाँ हरासमेंट हुई उसमें। तो इस केस के अंदर जो है वो स्टूडेंट ने जो कंप्लेन फाइल की, तो जो प्रोफेसर साहब थे उनकी तरफ से प्ली ली गई कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं फाल करते हैं। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो इसके एरिया को एक्सपेंड किया। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट भी जो है ना इस कानून के तहत प्रोटेक्टेड है, स्टूडेंट टीचर वगैरह तमाम। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी इस कानून के तहत प्रोटेक्टेड है। सेकेंडली, अगर हम इधर डेफिनेशन देखें इसकी प्रीमिसेस की, तो इसके अंदर जो है तीसरा पॉइंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और मेडिकल फैसिलिटीज़, ये तमाम चीज़ें प्रोटेक्टेड है, उन पर इतलाक होगा इस कानून का। जी कबील साहब। सर इसमें जो डेफिनेशन है पर्सन की, जी जी, अगर आप मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। आई थिंक सो कि सबके जेहन में एक चीज़ ये स्टिक्ट है कि ये जो एक्ट है ये स्पेसिफिकली सिर्फ वुमेन्स की हद तक है। आई थिंक सो वो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो कवर कर रही है कि इसमें आइदर ही इज़ अ मैन और वुमेन, मेल और फीमेल, तो वो उसको कवर अप करेगा ये एक्ट। ऐसे ही है सर, एम आई राइट? जी जी, 2022 के अमेंडमेंट से पहले जो है ना, ये कानून सिर्फ खवातीन पर अप्लाई होता था। लेकिन 2022 की जो तरमीम हुई है उसमें इस कानून के अंदर जो पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूड की गई है, उसने इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बना दिया है। पहले तो सिर्फ वुमेन इस कानून के तहत प्रोटेक्टेड थी, लेकिन अब जो है पर्सन की डेफिनेशन ऐड करके पर्सन के अंदर तमाम लोग शामिल हो गए हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर भी शामिल हो गए हैं इसके अंदर, मर्द हजरात भी शामिल हो गए हैं, तमाम शामिल हो गए हैं इसमें। अब ये वुमेन स्पेसिफिक कानून नहीं है। जी बेहतर होगा सर, जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हाँ सलाम। जी, मैंने एक पॉइंट ये पूछना था कि अभी ये जो सारे हरासमेंट के हैं, ये तो मतलब मेल फीमेल में आ रहे हैं, मतलब मेल अगर फीमेल को हरास करता है, तो ये सारा लॉ जो है इन केस में फीमेल ही फीमेल को हरास कर रही है, या वो उसको प्रेशराइज कर रही है, या इस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है, मतलब कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी में, या किसी और के बिहाफ में, मतलब आप कह लें कि अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे उसकी ऐसी इंटेंशन है, वो किसी और अपनी फीमेल कोलीग को ऐसे हरास कर रही है उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की, तो फिर उस फीमेल पर भी ऐसे ही मतलब सारा ये लॉ होगा इम्प्लीमेंट? जी, दिस लॉ वुड इक्वली अप्लाई टू हर एज वेल। फीमेल फीमेल को हरास कर रही है या मेल फीमेल को कर रहा है, वो तमाम इसके कानून के तहत प्रिवेंटेड है। वर्ड पर्सन यूज हो गया ना 2022 के अंदर। तो बहरहाल अगर खातून पहले पहले के कानून के मुताबिक भी अगर खातून हिरास हुई थी, तो हिरासर जो है, जो एक्यूज था, वो अगर मेल है या फीमेल है, उसकी कदर पहले भी नहीं थी। सही, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जी, एक और क्वेश्चन था। तबा अभी ये ये दिनों में लास्ट वीक में जो जन जिनों में पंजाब कॉलेज में वो इशू हुआ था ना, इन्हीं दिनों में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ना लाहौर में, तो उसमें एक हुआ था गर्ल्स हॉस्टल में, एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मतलब आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने LLB पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ और मेरे हॉस्टल के साथ हॉस्टल था, उसमें मुझे ये मतलब न्यूज़ मिली कि एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है इस वजह से कि मतलब उसका अपने सेम मतलब मेल स्टूडेंट के साथ, अपने मेल वो जो है बैच वालों के साथ थी रिलेशनशिप में, बट फिर उनका ब्रेकअप हो गया, तो उसके बाद उसने उसका डाटा लीक आउट करने के लिए उसको किया, मतलब ब्लैकमेल कर ले या अंडर प्रेशराइज कर ले जैसे भी, तो उसकी वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ये भी हरासमेंट के अंदर फॉल करता है? जी, ये हरासमेंट के अंदर फॉल करता है। इसके एक तो वर्क प्लेस लॉ है ना ये,
हैरासमेंट का कानून है, इस ये भी इसको केटर करता है। जो एक्यूज है उसने जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उसकी डेथ हो गई, तो फिर जो उसकी फैमिली या उसके पेरेंट्स या सिस्टर कोई सिबलिंग वगैरह में से कोई केस कर सकता है उसके ऊपर, मतलब जो ओपोनेंट होगी उस पार्टी? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, एफआईए को अप्रोच करें अगर डाटा इन्वॉल्व है ना, तो हाँ जी। फर्स्टली एफआईए को अप्रोच करें। एफआईए तो बड़ा एफिशिएंट है, अरबों रुपए जो है उसका बजट है, उसमें बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें, तो अगर किसी का डाटा कोई लीक हुआ है तो वो एज पर माई एक्सपीरियंस एफआईए हमारे पाकिस्तान में वो भी इतना एक्टिव नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बैंक में एक इशू हुआ था, मतलब थ्रू स्कैम मेरे बैंक अकाउंट में सारी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो गई थी। मैंने सारा लीगल प्रोसेस जो है बैंक के मतलब सारा फॉलोअप किया, बैंक की तरफ से डिसीजन मेरी फेवर में आ गया। बैंक ने कहा कि आप एफआईए में कंप्लेन करें। विल यू बिलीव के उन्होंने अब बस ये कह लें कि थोड़ा सा हमें भी दें, तो उन्होंने डायरेक्टली कंप्लेन जो फाइल नहीं की। उन्होंने बस करते हैं ये, मैंने तीनों वे से मैंने उनको ऑनलाइन भी किया कंप्लेन अपनी, जिनका फौरन उसके ऊपर मैंने कंप्लेन की, मैंने उनको बाय पोस्ट भी सेंड की और जाके भी करवाई, मगर कोई कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं ना मेरी उन्होंने की। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है ना, सीआरपीसी में एक प्रोविजन मौजूद है 22A की, 22A सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, 22A के तहत ये ना पिटीशन फाइल की जाती है चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन एफआईए। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चेंज करवा लेते, तो उससे ये है कि एक्सपीडिएंट कोई बंदा आ जाता तो हो सकता था काम, इन्वेस्टिगेशन चेंज की करवाई जा सकती है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस चले मैंने शेयर किया ना कि हमारा एफआईए की तरह कोई अच्छी या ऑनेस्ट वो कह लें कि मुझे तो नहीं उनकी तरफ से कोई बीइंग अ लॉयर मुझे एक नहीं ऐसा रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिला, मतलब नहीं मैं सेटिस्फाइड। और चलिए इस केस में तो आपने मुझे बता दिया कि सीआरपीसी की वो है क्लॉज। अब हैरासमेंट के केस में भी अगर वो करती है कि जिस जैसे लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट की, उसकी डेथ होगी, उसकी फैमिली करती है, एफआईए वाले नहीं कुछ करते है, इसमें भी फिर हम लोग जो है वो ऑफिसर को चेंज कर सकते हैं। जी जी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चेंज करवाना हो या अगर रजिस्टर ही नहीं कर रहे, तब भी 22A की पिटीशन जो है वो फाइल की जा सकती है। मतलब रजिस्टर इन इनडायरेक्ट वे उनका है, अब आपको भी मतलब आप लॉ से रिलेटेड आपको आइडिया होगा कि किस तरह से वो डिले कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें कुछ दे, तो फिर हम इवन उन्होंने डायरेक्टली कहा कि कंप्यूटराइज जाए और उसने कहा कि हाँ भी कुछ पैसे लगेंगे, उसको दिए भी पैसे, बट फिर भी उन्होंने वो एक एप्लीकेशन कह दी थी है, बट उन्होंने वो गवाह तैयार नहीं की है। वेल वो तो आप तो लॉयर है ना, एक आपके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी आयद होती है, आपको तो वो ब्राइबरी भी जो है ना वो चैलेंज करनी चाहिए थी, उसको रिपोर्ट करना चाहिए था एंटी करप्शन में। हाँ जी, बस अब मैं उसको ज़्यादा वो परस्यू नहीं कर सकी सारा, क्योंकि कुछ मेरी अपनी पर्सनल कुछ मसरूफियात थी, कुछ मैं बिजी थी, और अभी वैसे वो मतलब कह लें कि स्टॉप ही है, पॉज है, मुझे बैंक की तरफ से भी कोई इस तरह से नहीं है रिस्पॉन्स, और मतलब पेंडिंग पर ही जा रहा है अभी तक वो। आई होप सो कि तमाम ने जो है वो फॉर्म फिल कर दिया होगा, अगर किसी ने नहीं किया तो ये चैट बॉक्स से जो है वो कॉपी कर ले। कर लिया तमाम ने। सो वी आर फाइनली कंक्लूड दिस सेशन, वेबिनार सीरीज के अंदर ये पहला सेशन था। आगे भी जो है वेबिनार होते रहेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स ऑफ लॉ पे, और मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे उनको हम इनवाइट करेंगे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि वो आएँ और वेबिनार कंडक्ट करें। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, यू ऑल मे लीव। थैंक यू सो मच।